नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारीक टॉक शो में। और अब सौर मंडल की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, जिसे 12वीं राशि के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। लेकिन देखिए, मीन राशि पर इस वक्त फोकस थोड़ा इस वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये वही मीन राशि है जिसमें एक साथ 6 ग्रह इसमें प्रवेश कर रहे हैं और शुरुआत हो रही है 29 मार्च शनि के आगमन से। और इससे पहले आपको याद होगा कि मीन राशि में ही ग्रहण भी लगा था। तो फिलहाल इसी वजह से सबसे ज्यादा फोकस मीन राशि के जातकों पर इस बार रहने वाला है। तो क्या मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा साबित होगा, बुरा साबित होगा या न्यूट्रल साबित होने वाला है? चैलेंजेस कितने ज्यादा रहेंगे? चैलेंजेस से अगर इनको उभर कर आना है या सफलता अचीव करनी है तो फिर इनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इस बारे में भी हम जानेंगे। और अब हम सीधे गिरीश जी से ही जान लेते हैं। गिरीश जी, तो बात करेंगे मीन राशि की, हमारे सौर मंडल की आखिरी राशि, और देवगुरु बृहस्पति इनके अधिपति देवता हैं। मीन राशि के जातक बहुत ही कूल, काम, कंपोज, इमोशनल, सेंसिटिव, हमेशा लोगों की मदद करने वाले और अपनी बात किसी को ना कहने वाले। अगर उनको खुद को तकलीफ होगी फिर भी दूसरों की तकलीफ वो अपनी तकलीफ मान के पहले उनके लिए करने वाले। तो ऐसे सुंदर जातक होते हैं मीन राशि वाले। और इसी मीन राशि पे पिछले 2.5 साल से शनिदेव की 7.5 है। और इस बार तो एक चीज और भी हो गई है कि मीन राशि को इतना प्रचारित किया गया सोशल मीडिया के अंदर, हर टीवी चैनल के अंदर, क्योंकि मीन राशि के ऊपर कुछ दुर्लभ संयोग भी बने हैं। 29 तारीख को 6 ग्रहों की युति, षड्ग्रही योग, जो कि सालों साल के बाद में, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद 1 सदी के बाद में ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसमें षड्ग्रह के अंदर चंद्रमा इन्वॉल्व हो रहा है। और शनिदेव जो है वो निश्चित रूप से मीन राशि में ही आ रहे हैं। तो एक इसको लेके भी काफी भ्रांति है। साथ ही साथ में अभी मीन राशि पे जो है ग्रहण भी होकर के चुका हुआ है, तो 7.5 भी है। साथ ही साथ में मीन राशि के अंदर ग्रहों का जमावड़ा भी है, जो शनि और राहु का पिशाच योग भी बन रहा है, बारूणी योग भी बन रहा है, नीच भंग राज योग भी बन रहा है, बहुत सारे योगा योग बन रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ लोग डरा रहे हैं कि आप यात्रा मत करिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी बृहस्पति की राशि में शनि आते हैं तो माइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता है ना। तो यहाँ पे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो 12वां घर जो होता है वो नुकसान, छिपे हुए एजेंडा को प्रभावित करने वाला। तो शनिदेव आपके लिए चांदी के पाए से आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। शनि की 7.5 के सारे दुष्प्रभाव हैं वो ये चांदी का पाया हर लेगा। बृहस्पति 14 मई से जो 2025 में जो चेंज करने वाले हैं वो तृतीय भाव में थे, काफी खराब थे, चौथे घर में आ रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन होगा, जॉब परिवर्तन हो सकता है, आप विदेश जा सकते हैं। तो ये भी तो एक अच्छी बात है ना कि अगर आप विदेश जा रहे हैं जॉब के लिए और फिर वहां पे आप प्रमोशन लेते हैं या ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमें बस नजरिया बदलना है हमारा। अच्छा, राहु देव के बारे में अगर बात करें तो निश्चित रूप से वो हमारी राशि के 12वें घर में होंगे, जो अनावश्यक खर्चा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन केतु यहाँ 6ठे घर में, ठीक है। तो जितनी भी आपके जो हिडन, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी करते हैं, उनके लिए केतु देव बहुत ठीक है, वो उनको हैंडल करेंगे। कोई बीमारी भी अगर होती है तो उनको भी वो ठीक करेंगे। देखिए, जो 12वां घर होता है जहां पे आपके राहु देव, तो वो उससे हम क्या देखते हैं? उसे हम स्लीप देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, हानि देखते हैं, खर्चा देखते हैं, और अस्पताल से जुड़ा हुआ भी यही भाव होता है। तो यहाँ पे राहु देव है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। 6ठा घर जो है, जहाँ केतु है, वो ऋण है, रोग है, शत्रु है और आपकी सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे केतु देव आपके लिए बढ़िया करेंगे। शनिदेव जो है, राहु देव है और जो केतु है, उनका अगर हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात करें तो देखिए, 7.5 का एक चरण आप पूरा कर चुके हैं, अब 7.5 मध्य की 7.5,
जैसे मैंने बताया कि पहले साढ़े साथी का चरण जो होता है वो गले तक होता है, फिर गले से नीचे कमर तक का जो कटी भाग तक का जो चरण है, मध्य भाव की साढ़े साथी है, वो अभी चलने वाली है। तो जितने भी असमंजस थे लाइफ में वो अब खत्म होने वाले हैं। केतु भी जो है वो सातवें घर से छठे घर में जा रहे हैं, तो दाम्पत्य से जुड़ी हुई जो चीजें थी, दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो थोड़ा सेटल होने लग जाएगी अब। और व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मानसिक थकान और थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस करना, कुछ क्लोज जो जो रिलेटिव हैं आपके, वो आपसे रूठ सकते हैं गलतफहमी की वजह से, पर वो परमानेंटली नहीं जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके साथ में। तो इसलिए घबराएं ना। और अगर आप थोड़ा रिजर्व रहते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी हैं, तो आप में थोड़ा सा और ये भावना अलगाव बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा मिलते मिलाते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, है ना, तो ये जरूरी है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं, मैरिटल हैप्पीनेस की बात करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और बच्चों की पढ़ाई में निश्चित रूप से कुछ कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती है। हो सकता है उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से भी वो आपको देखने को मिले। विवाह में थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ये डिले अच्छे के लिए है। अगर इस समय आप विवाह कर देते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं ना कि देर हमेशा भली होती है अगर उसका फल बढ़िया हो तो। अगर निवास स्थान की बात करूं तो उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसके अंदर थोड़ा सा अब आपके लिए गुड न्यूज है। परिवार में हो सकता है किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। करियर और व्यवसाय, बिजनेस से जुड़ी हुई अगर मैं बात करूं तो आप जहां काम करते हैं वहां पे थोड़ा सा आपके जो सीनियर्स हैं उनको अब आपको बेटर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा काम ना करे जो व्यापार में जो थोड़ा सा बेईमानी है, या आपको लगे कि भाई शॉर्टकट ले लें, टैक्स हम जो गवर्नमेंट को ना दे, तो उसमें आप लंबे नपोगे, तो वो आप बिल्कुल मत करना, नहीं हैवी पेनल्टी आप पे इम्पोज हो जाएगी। जितने भी आपके लीगल मैटर्स हैं उसके अंदर आपको मैं बिल्कुल आगाह कर रहा हूं कि उसके अंदर पूरी आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही कर दी तो आपको काफी समय कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। कला और साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि उनको हो सकता है कि इतने नेगेटिव टाइम के अंदर जो लोग कह रहे हैं, पर मैं तो नहीं कह रहा, आपको हो सकता है कि कुछ सम्मान मिल जाए। और फाइनेंशियल स्थिति में खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, तो खर्चों को कंट्रोल करना है, सोच समझ करके आप खर्च करें। रियल एस्टेट, कमोडिटी ट्रेडिंग, जैसे तेल है या मोटर पार्ट्स का व्यवसाय है, उनके स्टॉक से हो सकता है कि आपको लाभ हो जाए, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करें अगर जरूरी है तो। जो आपका 12th हाउस है वो ऐसा खर्चा कराता है जो कंट्रोल ही नहीं होता, तो वो आपको देखना होगा कि वो आप ना करें, नहीं तो आपको ये जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये मुश्किल हो जाएगा करना। आप फालतू का खर्चा ना करें और अपने आप को किसी भी आकस्मिक खर्चे के लिए, जो इमीडिएट खर्चा कभी भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रखें। तो बजट अपना बना करके रखें। और व्यापार के अंदर पार्टनरशिप से बचें, नहीं तो धोखा हो सकता है। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर आप जॉब फ्रंट पे हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आप पे बहुत आपको काम करना पड़ेगा, और जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं बता दूं कि आपका जो जॉब ट्रांसफर होगा, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे काम करना ठीक नहीं होगा, स्थिति खराब होगी, लेकिन आप वहां पे जरूर जाएं। एक समय के बाद में आपको वहां अच्छा लगने लग जाएगा और यहीं पे आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। घुटनों में दर्द हो सकता है क्योंकि शनिदेव घुटनों का दर्द देते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा आप। और इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आर्थिक राहत उस समय मिल जरूर जाएगी जबकि आपको लगेगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा शनिदेव आपको भी मेहरबान इस पे जरूर होने वाले हैं कि सही समय पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन बहुत बार भटकेगा और कई बार मन निराश भी हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल नहीं पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं अचानक से आ जाती हैं। जैसे आप आपका एग्जाम है, ठीक है,
और आपको वायरल फीवर हो गया, या आपके घर में कोई बीमार हो गया, या घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई, तो वो ध्यान रखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं सीए की, तो वो जो लगातार असफल हो रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज है, वो इस बार हो सकता है क्लियर कर लें अपना एग्जाम। और मैं आपको बताऊंगा कि योगा, ध्यान, मेडिटेशन, भगवान की पाठ पूजा, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। हेल्थ के लिए छठा घर देखते हैं और पाचन से संबंधित समस्याओं का वो संकेत दे रहा है, तो आपको अपने जो स्टमक से रिलेटेड इश्यू का तो ध्यान रखना पड़ेगा। केतु और बृहस्पति के कारण आपका थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति है, वो हमारे स्टमक को रिलेट करते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट है, जो जिनको ब्लड शुगर है, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उनका ध्यान रखिएगा। अत्यधिक कार्यभार से आपको जो स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कुछ ऐसा बग आ सकता है, कोई इस तरह की कोई आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं एआई के थ्रू, जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। नक्षत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, चरण 4, तो उसके लिए, उसके जातकों के लिए विशेष रूप से नया घर खरीदना या नया घर बदलना, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली स्थिति रहेगी। तो जहां पे कंफ्यूजन है, वो काम करना ही क्यों, है ना। तो इसके लिए आप अभी ना करें। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, एटमोस्फेयर में थोड़ा बदलाव आ सकता है। कई बार गलतफहमी की वजह से कई बार मनमुटाव हो जाता है, तो उसकी धैर्य रखें आप। बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आप कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि अपनी जगह बदल लें। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनकी जो हेल्थ इश्यूज से जुड़ी हुई चिंताएं अभी आपको कई बार होगी, कई बार कम होगी, तो वो कंसर्न एरिया है। और बहुत लंबे समय से जो नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही थी, मेरे को तो लगता है वो समाप्त होएगी, या उससे दो चार करना आपको आ जाएगा। विवाह में जो विलंब हो रहा था, वो धीरे धीरे दूर होएगा। और आपकी जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो वो हो सकता है कि परिवार में जो अभी तक लोग नहीं मान रहे थे, जो परिवार में लोग नहीं मान रहे थे, तो वहां से आपको स्वीकृति मिल जाए और वो घर वाले आपके मान जाएंगे। ये एक अच्छी न्यूज आपके लिए। और रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि जो आपके पास लाइफ में जो तनाव था, जो टेंशन थी, वो जो है वो खत्म होगी और कुछ अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। ऑफिस या बिजनेस के अंदर मैं ये बताऊंगा कि जितने भी जो नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं, या डराने वाले लोग हैं, या आपको भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनसे आप बचें। और खान पान में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल आपको बहुत बढ़िया रखनी चाहिए। तो इसलिए मीन राशि के जातकों को इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना कि उनको डराया जा रहा है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे और अगर आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया रहेगी, तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ की भी बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। बात करेंगे अगर वैदिक रेमेडी की, उपाय की, तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, वो प्रतिदिन करें या सुने। उसके साथ ही साथ में जो भगवान जो विष्णु शयन मुद्रा में है, पद्मनाभन स्वामी जो इसको हम बोलते हैं, श्री सागर में जो लेटे हैं, उनके चित्र की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनिवार को, मंगलवार को अगर हो सके तो मंदिर में जाएं, नहीं तो अपने घर में ही देसी घी का दीपक उनके सामने जलाएं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और तिल के तेल का दान करें। शनिदेव के मंदिर में जब दोनों वक्त मिलते हैं सायंकाल का, उस समय जाके शनिदेव पे तिल का तेल अर्पण करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं। नीले फूलों की माला उनको बहुत प्रिय है, वो उनको पहनाए, काला वस्त्र उनके ऊपर चढ़ाएं, शनिदेव की पूजा करें। और जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और जितने भी हमारे विकलांग लोग हैं, है ना, तो उनकी आप हेल्प करें। जो एनजीओ हैं इनसे जुड़े हुए, वहां पे जाकर के आप महीने में 1 दिन 2 दिन या वीक में 1 दिन वहां पे जाके हेल्प करें, तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ये है। केतु का प्रभाव को कम करने के लिए आप अगर किसी एलिफेंट को भोजन करवा सकते हैं
तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए रेमेडी है। और भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन आप साल में अगर एक बार करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। बाद में मैं ये बोलूंगा कि ये जो मंदिर में एक पद प्रदक्षिणा होती है, मतलब मंदिर के चारों ओर फेरी लगाने वाली, वो भी आप करिए भगवान विष्णु की, वो भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। लाल किताब के उपाय की अगर बात करूं तो देखिए सीधी सी बात है कि आप बादाम को रात को भिगा लीजिए और सुबह उठ करके खा लीजिए। तो एक तो अच्छी चीज ये है। जंग लगा हुआ चाकू या कोई भी ऐसा अस्त्र, जैसे कई बार घर में पुरानी तलवारें रखी होती हैं बाप दादाओं के जमाने की, तो आप उसको निकाल दीजिए। जंग लगा हुआ सामान मत रखिए और अपने बेडरूम को व्यवस्थित रखिए। वो मतलब कबाड़ की तरह नहीं होना चाहिए। शनिवार को सुबह हनुमान जी के मंदिर में नारियल लेकर के जाए, उनको अर्पण करें। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, शनिदेव की काट स्वयं शनिदेव ही है और शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर अपने पास्ट लाइफ में, अपने पिछले विगत जीवन में अगर कोई दुष्कर्म नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको रिवार्ड देंगे। और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने मेहनत करी है, शनिदेव ने उनको भर भर के रिवॉर्ड दिया। आपकी कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपके जो बुरे इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी, आपकी जो रजत पास से शनिदेव आए हैं वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में 7.5 में उनका उत्कर्ष हुआ है, तो क्यों नहीं आपका भी उत्कर्ष शनिदेव कराएंगे। तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, अपना ध्यान को केंद्रित करिए, फोकस करिए। तो देखिए कुंडली आपकी बढ़िया है, महादशाएं बढ़िया है, तो निश्चित रूप से ये शनिदेव की 7.5 आपको छूते हुए निकल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितनी भी राशियों के बारे में हमने विवेचना करी है, ये एक ट्रांजिट है और ट्रांजिट का इफेक्ट 20 से 25% ही होता है। पर अगर आपकी कुंडली की महादशाएं अच्छी हैं, अंतरदशाएं अच्छी हैं, अगर कुंडली का दशानाथ अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, लग्नेश बली है या नवमेश पंचमेश अच्छे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। योग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, है ना। तो मनस्थिति अपनी अच्छी रखिए, मानसिक स्थिति अपनी दृढ़ बना करके रखिए, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंगली होगी। क्योंकि कोई भी ग्रह किसी को सताने के लिए नहीं है। हमारे प्रारब्ध में हमारे जो कर्म है वही ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं गोचर के रूप में आते हैं और फलित होते हैं। लेकिन हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है वो उनकी काट है। और भगवान की पूजा, एक अच्छा इंसान बनना, लोगों की मदद करना, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। तो एस्ट्रोलॉजी यही सिखाती है कि समस्याएं अगर आएंगी तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और वैचारिक रूप से अपने आप को उनमें ढाल लें। जब हम उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को रचा लेंगे, बसा लेंगे, तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आए लेकिन सॉल्यूशंस के साथ में आए तो उनको डील करना आसान होता है। तो ऐसा ही सब कुछ होता है जब हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो मैं गिरीश पारिक अब आपसे विदा लेता हूं। और जब भी कोई बहुत बड़ा ग्रह जब राशि बदलेगा तो मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं आपको आगाह कर देता हूं कि जो प्रतिदिन जो आप राशियां पढ़ते रहते हैं या वीकली फोरकास्ट पढ़ते रहते हैं, इनसे कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज 4 ग्रह बदल रहे थे तो मैं आपके सामने आया हूं। मैंने बहुत लंबे वीडियो बना करके इसलिए डाले हैं जिससे कि आपको इधर उधर झांकना ना पड़े, आप डरे ना, आप अंधविश्वास में ना पड़े कि आपके काल सर्प की पूजा कराएं आप या ये अंगूठियां पहन ले। क्योंकि काम आपकी मेहनत आने वाली है, काम आपकी भगवान की पूजा आने वाली है, काम आपको आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आने वाला है। तो आपके घर में ही सारी रेमेडी है। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़े भाई बहनों की सेवा करें, दोस्तों के साथ में रोए लें, अपने काम से काम मतलब से मतलब रखें। भगवान सब आपका भला करेंगे। पुनः एक बार हिंदू नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप पे अपनी कृपा बना के रखें और आप जीवन के हर फ्रंट पे सक्सेसफुल और सफल रहे। तो देखिए 12 राशियों के बारे में हमने आज बात की है बिल्कुल ही डिटेल में, और साथ ही हमें गिरीश पारिक जी ने ये बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि 12 राशियों में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, पर्सनल डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, साथ ही आपके निजी जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं अपने करियर को लेकर के और फिर
सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका पर्सनल लाइफ कैसा है। पर्सनल लाइफ अगर अच्छा होगा, आप मेंटल पीस में होंगे, तो फिर ऐसे में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है तो फिर इसका असर हम अक्सर करियर पर भी देखते हैं। तो ऐसे में हमने हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश की है और साथ ही साथ हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो यूथ जनरेशन है, जो अपने करियर को बनाने में लगी हुई है, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, उन महिलाओं के बारे में भी जिक्र किया जो कि गृहिणी है, अपने घर को संभालती है और संवारती है, साथ ही अपने परिवार का ध्यान रखती है। उन महिलाओं का भी जिक्र किया जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल से जूझ रही हैं, लेकिन वो इस स्ट्रगल से कैसे पार पा सकती है, चैलेंजेस से कैसे उभर करके सामने आ सकती हैं। और उन लोगों के बारे में भी हमने चर्चा की, बात की, जो कि लंबे समय से साढ़े साती या ढैया का प्रकोप झेल रहे थे, या जिनके जीवन में अब ढैया लगने वाला है। तो क्या कुछ बदलने वाला है इस पूरे साल में, हमने इन सभी मामलों को लेकर के बातचीत की। और अंत में बारी जब उपाय की आई तो हमने उपाय आपको वैदिक तौर पर भी बताए और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की कि आपको लाल किताब के उपाय भी आप तक पहुंच पाए, ताकि आसानी से आप इन सभी उपायों को अपने जीवन में भी लागू कर सके और जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, इन्हें दूर करते हुए आप अपने जीवन का उद्धार कर सके। तो बस यही पर्सपेक्टिव था, यही मोटिव था इस टॉक शो का, ताकि आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये खास टॉक शो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप पर्सनली गिरीश पारीक जी से मिलना चाहते हैं और आप डिटेल में चाहते हैं कि वो आपकी कुंडली देखे और कुंडली के अनुसार आपको उपाय बताए और ये आपको बताए कि किस किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करके, फोकस करके उसे ठीक करने की जरूरत है, तो पाथ फाइंडर के तौर पर आप गिरीश पारीक जी से बिल्कुल मिल सकते हैं, उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके और गिरीश पारीक जी से बात भी कर सकते हैं और उनसे मिलने का समय भी जान सकते हैं।